दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कटऑफ के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीईटी परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त 2021 को 2 पालियों में कंडक्ट कराया गया। 75 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। 2254 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में 17.5 लाख अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था, यानी कि 15% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया था, क्योंकि जो आंकड़ा मुझे प्राप्त हुआ है 20,73,540 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन 17.5 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया। इसका एकमात्र कारण था उस दिन मौसम भी खराब था और उस दिन कई परीक्षाएं टकरा गई थी, नहीं तो कम से कम 95% उपस्थिति होती। कई अभ्यर्थियों का मेल आया कि सर आप एक कटऑफ बना दीजिए, क्योंकि एक कटऑफ मेरे द्वारा पहले बनाया गया था, लेकिन उत्तर कुंजी आने के बाद एक भी कटऑफ मेरे द्वारा नहीं बनाया गया। उस कटऑफ में और इस कटऑफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको बता दूं, उस कटऑफ के अनुसार मेरिट हाई जा रही थी, इस कटऑफ के अनुसार मेरिट हाई जाएगी या नहीं जाएगी, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उस समय एक आकलन था, इस समय सही आंकड़ा है। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि उत्तर कुंजी आने के बाद प्रथम पाली और द्वितीय पाली के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। कोई कह रहा है कि प्रथम पाली के नंबर बढ़ेंगे, कोई कह रहा है कि द्वितीय पाली के नंबर बढ़ेंगे। आखिरकार नंबर किसके बढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन किस पाली के प्रश्नों पर किया गया है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रथम पाली के प्रश्न के उत्तर में कोई कमी देखने को नहीं मिली। कुछ लोगों ने कुछ प्रश्नों पर किया है, लेकिन द्वितीय पाली के कई प्रश्नों पर आपत्ति की गई है, जिसके उत्तर गलत पाए गए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नंबर बढ़ना और घटना अलग बात है। नंबर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बढ़ और घट सकता है। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, उसका फार्मूला क्या है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है। इस फार्मूले को देख लीजिए, क्योंकि 2019 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में बताया गया था कि 2 या 2 से अधिक पालियों में होने वाली परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में होता है, अगर आपने क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए हैं, कम सही किए हैं, या जिस पाली में क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट किया गया है, जिस पाली में सबसे अच्छे नंबर आए हैं, उसको लो कर दिया जाता है, और जो लो पहले से होता है उसे समतुल्य कर दिया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर प्रथम पाली में क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए गए हैं, क्वेश्चन सही कम है, गलत ज़्यादा हैं, और द्वितीय पाली में क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं, क्वेश्चन कम गलत हैं और ज़्यादा सही हैं, तो जो ज़्यादा सही हैं और कम गलत हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है, ऐसे कई नियम है, उसको मिलाकर दोनों पालियों को समतुल्य करने का प्रयास किया जाता है। आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसका जो फार्मूला है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी फार्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, इसी फार्मूले के आधार पर होगा। आप इसे पढ़ सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। सवाल है कि प्रथम पाली के नंबर बढ़ेंगे या द्वितीय पाली के नंबर बढ़ेंगे। तो जो मुझे जानकारी है, देखिए मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। विशेषज्ञों से राय लेने के बाद कटऑफ बनाया हूँ, टीचरों से राय लेने के बाद कटऑफ बनाया हूँ, सर्वे के आधार पर कटऑफ बनाया हूँ। ऐसा नहीं है कि उत्तर कुंजी जारी होने के बाद तुरंत कटऑफ बनाया हूँ। आप लोगों ने कितनी बार जानकारी मांगी, लेकिन मैं नहीं दे रहा था, क्योंकि कटऑफ तैयार नहीं था। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट पाली के से 6 नंबर बढ़ सकते हैं, फर्स्ट पाली के 3 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं, और सेकंड पाली के 3 से 6 नंबर घट भी सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सबके नहीं घटेंगे। इसका भी एक रूल है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर उस नोटिस का कटिंग देख रहे हैं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के संबंध में जानकारी दी गई है और फार्मूला दिखाया गया है। किस आधार पर नंबर काटे जाते हैं, किस आधार पर नंबर बढ़ाए जाते हैं, पूरी जानकारी उस नोटिस में दी गई थी। और नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आइए सीधे तौर पर बात कर लेते हैं, कटऑफ कितना जाएगा, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, फीमेल का। देखिए यह कटऑफ है। जो मैं आपको कटऑफ बता रहा हूँ, इतने नंबर वाले मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। वैसे बुलाने को ज़्यादा बुलाएंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में कितने लोग बैठेंगे
मैं आपको उसके संबंध में जानकारी दे रहा हूँ। बुलाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आवेदन ज़्यादा लोगों से करवाएंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में 16.5 गुना से लेकर 17.5 गुना या 16 गुना से लेकर 20 गुना तक बैठ सकते हैं। चुनावी माहौल है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। सरकार और बैंक साधने के लिए कुछ भी कर सकती है। हो सकता है 20 गुना बुला ले, हो सकता है 25 गुना बुला ले, या 40% से ऊपर सबको बुला ले, या तो सरकार पर निर्भर करता है। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आपके 56 क्वेश्चन से लेकर 62 क्वेश्चन सही हैं, 56 से लेकर 62 क्वेश्चन, तो आप मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। देखिए, 56 वालों को मैं 99% मानता हूं कि बैठेंगे, लेकिन 60 से ऊपर यानी कि 58 से लेकर 62 के बीच में 60% वाले जो है कन्फर्म मानकर चले कि मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। जनरल कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ, और 58 वाले भी बैठेंगे। इनमें कुछ दुविधा है, 0.001% का दुविधा है, लेकिन 56 से लेकर 62 कट ऑफ जा सकता है जनरल का। जनरल वाले मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। अगर आपके 56 से 62 क्वेश्चन सही है तो आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ऊपर सही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेखपाल भर्ती में आने वाली जो भर्ती होगी लेखपाल के बाद, यानी कि भविष्य में वीडियो का आ जाए, जूनियर असिस्टेंट का आ जाए, तो उसमें आप लोग प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। उसमें जो है 70+ वाले प्रतिभाग करेंगे। केवल लेखपाल भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, लेखपाल भर्ती की केवल मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर आपके 53 क्वेश्चन से लेकर 58 क्वेश्चन सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है, -+1, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नंबर घट और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी कापियों का मूल्यांकन शुरू नहीं हुआ है, ना ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, क्योंकि कापियों के मूल्यांकन के बाद ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ओबीसी कैटेगरी वाले कितना नंबर पा जाएं, तो इसके संबंध में 53 से 58 अगर आपके नंबर सही हैं, अगर आपने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, माइनस करने के बाद सही हैं, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। मेरा मानना है अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ तो 53 से 58 वाले मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। 55+ वाले 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, अगर आपके 48 से लेकर 52 क्वेश्चन सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, अगर एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, अगर आपके 40 से लेकर 46 क्वेश्चन सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वह 100% ऑथेंटिक है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। मैं आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता हूं। रही बात बुलाने की, तो बुलाने को सभी को बुला सकते हैं, 40+ सभी को बुला सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि जितने जनरल वाले हैं 55+ वाले हैं सभी आ जाएं, या 50+ वाले हैं सभी आ जाएं, या ऐसा भी कर सकते हैं। तो मेरिट जनरल की 55+ हो जाएगी, या भी कह सकते हैं कि 50 के ऊपर जितने हैं सभी आ जाएं, और आरक्षित वर्ग जो है 40 के ऊपर जितने हैं सभी आ जाएं। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी निर्णय आयोग के द्वारा लिया जा सकता है। अभी निर्णय नहीं हुआ तो मैं आपको क्या बता दूं, लेकिन जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं वह कट ऑफ आपको सेफ रखता है, आपको सुरक्षित रखता है, आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर देगा। लेकिन आने वाली भर्तियों में आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। मुख्य परीक्षा में वही बैठेंगे जो जनरल 70+ होंगे, ओबीसी 65+ होंगे, और एससी 60+ होंगे, एसटी 55+ होंगे। वही जो है आने वाली भर्तियों में मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में 15 गुना, 17 गुना, 18 गुना, 20 गुना जो भी निर्धारित किया जाएगा लेखपाल भर्ती में, वही आने वाली भर्तियों में गुना रहेगा, उससे कम ना बेसी होंगे। तो आप मानकर चलिए कि 15 से 20 गुना मुख्य परीक्षा में बुलाया जा सकता है, 15 से 20 गुना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फीमेल का कितना जाएगा। तो फीमेल जो है हमेशा ओबीसी और एससी के बीच में रहती हैं, यानी कि जो ओबीसी का कटाव है, एससी का कटाव, उसके बीच वाला कटाव जो है फीमेल का रहता है। अगर फीमेल जो है 50 से 55 के बीच में है तो मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करेंगी। मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। और जो फ्रीडम फाइटर हैं या अन्य कैटेगरी के हैं
जो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनका अलग कोटा होता है, जैसे विकलांग कोटा हुआ। तो उनमें से विकलांग कोटे की अगर हम बात करें तो विकलांग कोटे वाले ओबीसी और एससी के मध्य रहते हैं, यानी कि ओबीसी और एससी के बीच का जो कट ऑफ है उसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि विकलांग कोटे वाले जो है 50 से लेकर 55 के बीच में हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जा सकते हैं। और फ्रीडम फाइटर वाले अगर 35-40 नंबर पा गए तो मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिए जाएंगे। तो जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वह 100% ऑथेंटिक है, इसे कोई टाल नहीं सकता। मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। तो आपने पूरा कट ऑफ सुन लिया, जान लिया और समझ लिया। आप जमकर तैयारी करिए। ऑब्जेक्शन सेकंड पाली वाली में खूब हो रहा है। हो सकता है सेकंड पाली में जो ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है अगर वह सही पाया जाता है, साक्ष्य के साथ ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, तो सभी के 3 नंबर बढ़ सकते हैं, सभी के 3 नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के आधार पर अगर नंबर बढ़ना होगा तो फर्स्ट पाली के 3 से 6 नंबर बढ़ेंगे और सेकंड पाली के 3 से 6 नंबर घट सकते हैं, जो मुझे जानकारी है। फार्मूला आपकी समझ है, इसी फार्मूले के आधार पर नंबर घटाए और बढ़ाए जाएंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।